ठीक है, ठीक है बेटा। तो आपका आई थिंक एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट रहता है, तो इनमें से कौन सी टर्मिनोलॉजीज हमारी रहती है बच्चे? कौन? स्टार्टिंग की 4 हो गई है। अच्छा, एटाविज्म, वेस्टिजियल ऑर्गन, एडेप्टिव रेडिएशन, ये तीनों रहती है, राइट? यो मैम। ये मैम। एटाविज्म कर लेते हैं। एटाविज्म, तो देखो एटाविज्म क्या है, आपने कभी से सुना है कि कोई बच्चा पैदा हुआ उसकी पूंछ है? यो मैम। भी न्यूज में सुना हो, न्यूज में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है। एटाविज्म का मतलब होता है कि देखो पूंछ होना हमारा एंसेस्टर करेक्टर है। अगर तुमको याद हो, हम सब फिश से आए, ठीक है, फिश के बाद एम्फीबियंस मैम। आए, ठीक है, फिर रेप्टाइल्स आए। तो पूंछ होना एक एक करेक्टर था हमारे पास जो पहले एग्जिस्ट करता था, राइट? फिर हमें दिखना बंद हो गया, ठीक है, लेकिन मैमल्स आ गए, तो मैमल्स में अपने को, हमारे पास तो पूंछ नहीं होती है, दैट इज फाइन। पर व्हाट इज एटाविज्म? एटाविज्म का मतलब है कि मान लो ह्यूमन है, मैमल्स में हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी जनरेशन में टेल नहीं आई, कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं आया, पर फॉर सम रीजन फिफ्थ जनरेशन में दोबारा से एंसेस्टर का करेक्टर आ गया जो कभी पहले एग्जिस्ट करता था, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से दिखाई नहीं दे रहा करेक्टर। तो व्हाट इज एटाविज्म? एटाविज्म का मतलब है एंसेस्टर का करेक्टर रीअपियर हो जाना करंट जनरेशन में। कौन सी भी जनरेशन है उसमें एंसेस्टर करेक्टर रीअपियर हो गया, तो हम उसको बोलते हैं एटाविज्म। एटाविज्म की खास बात यह है कि जरूर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों के किसी आगे बच्चों में टेल आ गई, लेकिन और किसी जनरेशन में नहीं आई, मुझ में नहीं आई, आगे वाली और जनरेशन में आई, पर किसी एक इंडिविजुअल में आ गई। तो किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल में किसी की भी हम बात करते हैं, उसमें जब एंसेस्टर करेक्टर सडनली रीअपियर हो जाए, रीअपियर इज द वर्ड, सडनली रीअपियर हो जाए, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं एटाविज्म। समझ आया? नेक्स्ट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। सो व्हाट इज वेस्टिजियल? वेस्टिजियल हम याद रखेंगे वेस्ट से, वैसा तो साउंड करता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट, चाहे वो कोई सेल हो, चाहे वो टिश्यूज हो, चाहे वो ऑर्गन हो, आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जो आपको जरूरत नहीं है, मतलब अगर वो ना होता ना, आप जी लेते बढ़िया खुशी से, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। हम ये मानते हैं कि मे बी हमारे एंसेस्टर में वो कोई काम परफॉर्म करता हो, लेकिन हम में नहीं करता, राइट? तो आपकी बॉडी का ऐसा वेस्ट पार्ट जो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करता है, कोई जरूरी काम नहीं करता, येट आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपके एंसेस्टर में होगा। उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन या वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। अब देखो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर की क्या बात है कि एंसेस्टर है, ठीक है, मैं आपको दो कॉलम बनाती हूँ, इन दोनों का फर्क आपको पता होना चाहिए। एंसेस्टर है, एंसेस्टर के बाद ये जनरेशन आई, फिर दूसरी जनरेशन आई, फिर तीसरी जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन आई, और अभी आप करंट है। तो जो वेस्टिजियल ऑर्गन है ना, ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर आपके एंसेस्टर में था, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी है, ठीक है, सब में है। मे बी अभी ये वर्किंग नहीं है, राइट, नॉट वर्किंग, मे बी पहले वर्किंग हो, मे बी यहाँ वर्किंग है, राइट? तो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है हर जनरेशन में, बस अब वर्किंग नहीं रहा है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। जब मैं बात करती हूँ एटाविज्म की, एटाविज्म का क्या मतलब था कि एंसेस्टर 1 2 3 4 एंड लेट्स से करंट जनरेशन, यहाँ से हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो एटाविज्म का मतलब था कि एंसेस्टर में वो करेक्टर है, फिर किसी जनरेशन में नहीं आया, सडनली फोर्थ जनरेशन में दिख रहा है, फिर आगे किसी जनरेशन में नहीं दिख रहा, तो बीच में तो किसी जनरेशन में नहीं आया ना, देयर इज अ स्किप ऑफ जनरेशन। तो एटाविज्म का मतलब होता है हर जनरेशन में करेक्टर हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वेस्टिजियल ऑर्गन हर जनरेशन में होते हैं, बस टाइम के साथ वो नॉन वर्किंग हो जाते हैं। फर्क समझ आया? इसके आते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि प्लाका सिमुलरी इज ए मसल। तो आपके यहाँ पे एक छोटी सी लेयर दिखती है आपको आइस के पास, देखिए आपने, है ना? तो देखो अगर ये ह्यूमन की आई है और एक क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल पानी में रह सकता है ना? यो मैम। तुम पानी में जाते हो तो तुम्हारी आंखों में दर्द होता है, यो मैम। ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? उसको तो नहीं होता, वो तो रह लेता है, ऐसे क्यों? बोलो ऐसे क्यों? कोई लेयर होगी उसकी आइस की। उसके क्या? लेयर होगी आइस पर। हाँ शाबाश। ह्यूमन के पास एक अपर आईलिड है, एक लोअर आईलिड है, बस, है ना? इसके पास एक अपर आईलिड है, एक लोअर आईलिड है, और इसके पास एक मीडियन आईलिड भी होती है, ठीक है, एक मीडियल ट्रांसपेरेंसी आईलिड भी होती है। आपने देखी है कभी? यो मैम। मैम देख लेते हैं जिन्होंने नहीं देखी। एक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन,
एक थर्ड आईलिड होते, इसमें थोड़ी सी दिख रही है, देखो ये ट्रांसपेरेंट आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला यो मैम। जैसे ही वो पानी में जाता है ना, वो ट्रांसपेरेंट सी लेयर ले आता है अपनी आंख के आगे, इस वजह से पानी उसकी आंखों में नहीं जाता, उसको दर्द नहीं होता। अपने पास नहीं है ये, लेकिन हम आए तो एंसेस्टर से ही है ना, इन सब से ही तो बन के आए हैं, तो हमारे पास उसका रेमिनेंट रह गया है निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन का। सो दिस इज अ रेमिनेंट, मतलब बचा हुआ पार्ट ऑफ निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, काम का नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन हुआ, ये एटोविज्म, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, राइट। यस, दूसरा है विजडम टीथ, जो लास्ट का देखो, जो हम कहते हैं ना अकल दाढ़ आई। अकल दाढ़ बहुत एज के बाद आती है, मेरे पास भी एक ही है बस, और नहीं आई। तो अकल दाढ़ अगर नहीं भी आती तब भी तो मैं खाना चबा पा रही थी ना, मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं थी, मेरे पास मोलर्स तो थे ना। लास्ट का विजडम टीथ नहीं भी आता तो भी चलता, लेकिन अभी भी आता है, राइट। तो इसको भी हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल है। मे बी मेरे एंसेस्टर्स में जरूरत होती होगी, जब वो खाना पका के नहीं खाते थे तब उनको ज्यादा मेहनत लगती होगी, पर अपने को अब जरूरत नहीं है, पर स्टिल ये आता है। तो विजडम टीथ इज एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स हम कहते हैं कि इसके पास बैक्टीरिया, ये थोड़ा बहुत खाने में मदद कर देता है, लेकिन अगर ये ना हो ना, हमारे डाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपेंडिक्स इज आल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन, ये पूछा जाता है। ईयर के मसल्स जैसे पिन्ना, देखो जो ईयर वाइब्रेशंस कलेक्ट करते हैं वो ये है, इतने रीजन में ईयर वाइब्रेशन करेक्ट होती है और आपके अंदर जाती है। ये जो नीचे स्किन लटक गई है, इसका कोई काम थोड़ी है, ये ऐसी है बस, आप इसमें पियर्सिंग करा के घूमते हैं। तो ईयर मसल भी तो वेस्टेज होगी ना, सो दिस इज आल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन। टॉन्सिल्स थोड़ी सी इम्यूनिटी आपको देते हैं, आपके टंग के अंदर है, लेकिन इसके बिना काम चल रहा था, तो अब इसका कुछ खास यूज नहीं है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। मेल ह्यूमन, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे रिवोल्यूशन में, तो मेल बच्चों को दूध तो नहीं पिलाते, तो निपल्स का मेन पर्पस दूध पिलाना होता है ना, मेल के लिए तो इसका कोई काम ही नहीं है, पर फिर भी एग्जिस्ट करता है मेल में। सो दिस इज आल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन, राइट। तो ये हमें बताता है कि हमारे ये वेस्टिजियल ऑर्गन है जो किसी काम के नहीं है पर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? यो मैम। ठीक है। अब आता है अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन, रेडिएशन अगर सूरज है, सूरज की जो किरणें हैं, हम कहते हैं सूरज से उसकी रेडिएशन निकलती है। तो रेडिएशन कैसे निकलती है? अंदर से बाहर की तरफ जाती है, बाहर से अंदर की तरफ आती है? अंदर से बाहर की अंदर से बाहर। अंदर से बाहर की तरफ जाती है ना, ये तो बेसिक था, ऐसे ही बनाते हैं बचपन से, सूरज तो ऐसे ही बना रहे हैं, है ना। तुम अलग बना रहे हो तो बताओ, है ना। अंदर से बाहर की तरफ ये रेडिएशन है ना। और ऐसे ही गोला बना के मैंने तुम्हें कौन सी इवोल्यूशन पढ़ाई थी? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, कि ये है बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट। दोनों समझ आ गए तो बहुत मजा आ जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन आता है इससे सबसे ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन से। देखो, एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बहुत मिलते हैं एक दूसरे से। अगर मैं बोलूं कि एक एरिया था, छोटू बनाते हैं, पहले छोटू वाला एरिया बनाएंगे हम, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर। एक कॉन्टिनेंट एक ज्योग्राफिकल एरिया है। ज्योग्राफिकल एरिया मैं तेरे को सिंपली बोल रही हूँ कि तुमको बाउंड्री पता है, तुमको पता है उसका बॉर्डर कहाँ लगता है, उसके बॉर्डर के बाद कनाडा के बॉर्डर के बाद यूएस आता है, तुमको पता है ये इतना ही बॉर्डर है। इस एरिया में इन्होंने कुछ फीचर लिए, कॉमन एंसेस्टर है अपने पास, कॉमन एंसेस्टर थे यहाँ पे, लोगों ने कॉमन एंसेस्टर थे, उन्होंने बोला हम अलग अलग एरिया में जाएंगे, थोड़ा बाहर निकल गए, ठीक है। तो इस एरिया से थोड़ा सा बाहर चलेगी और अलग एनवायरनमेंट में जाके डेवलप हो गए, जो पेड़ों पे चढ़ गए और बोरियल हो गए, जो हवा में चले गए वो अपना क्या कहते हैं फ्लाई करने लगे, ठीक है। जो लैंड पे रहते थे, जो बरो बना के रहते थे, सब अलग अलग हो गए, लेकिन एरिया एक ही है ना, राइट। अब सोचो, ये सोचे कि नहीं एक ही एरिया में नहीं रहना, हमें जाना दूसरे कॉन्टिनेंट में, ठीक है। कुछ एशिया आ गए, ठीक है, बिल्कुल दूर दूर चले गए, ग्रीनलैंड जाके रहने लगे, तो बहुत दूर दूर चले गए, है तो इनके भी कॉमन एंसेस्टर ना, है ना, बात तो सेम ही कर रहे हैं ये। कॉमन एंसेस्टर है, बहुत दूर दूर वाले एरिया में चले गए, और एक केस में कॉमन एंसेस्टर है आसपास के एरिया में ही है, ठीक है, लेकिन वहां पे इवोल्यूशन हो गई है। तो जब नए नए फीचर को अडेप्ट करके ऑर्गेनिज्म एक ही एरिया के अंदर डेवलप हो जाए, इवोल्यूशन कर दे, तो हम ऐसी इवोल्यूशन को कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट स्पीशीज, एक पेरेंट स्पीशीज की मॉडिफिकेशन से जो ऑर्गेनिज्म है वो नया स्पीशीज बना गया, उसे कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन ज्योग्राफिकल एरिया, ये एक ही ज्योग्राफिकल एरिया से स्टार्ट होता है और बहुत दूर तक पेनिट्रेट नहीं करता। लेकिन अगर मैं इसको बहुत बड़ा कर लूं, 2 कॉन्टिनेंट्स में मैं माइग्रेशन दिखा दूं, तब मैं कहूंगी कि क्या हो गया है, तब मैं कहूंगी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। हाँ, तब मैं कहूंगी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक बड़ी टर्म है और अडेप्टिव रेडिएशन एक
छोटी टू हाँ, समझ आया? यो मैम नाउ देखो एग्जाम्पल पूछेंगे तुमसे, सिंपल ये एग्जाम्पल मैम पूछ लेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन है या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखो डार्विन फिंचेस, एक ही आइलैंड पे आपके पास सीड ईटिंग फिंचेस थी, फिर धीरे धीरे वो खिसकने लगी ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फिंचेस में वो चेंज होने लगी है ना गैलोपेगस आइलैंड में। तो एक ही स्पीशीज से ओरिजिनेट होकर कितनी सारी स्पीशीज बन गई, कोई सीड खाती थी, कोई कैक्टस खाती थी। तो डार्विन फिंचेस इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। अब अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं और उसमें मैं एडेप्टिव रेडिएशन ना मेंशन करूं, तो आंसर क्या होगा दूसरा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। हाँ, उसके अलावा दूसरा एग्जांपल है हमारे पास मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, ये दो एक एग्जांपल है। तो ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स कौन से होते हैं? जिनके पास पाउच होता है अपना बच्चा रखने के लिए, है ना, वो मार्सुपियल है। जैसे कैंगरू, सुना होगा आपने कैंगरू, है ना, यो मैम ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और प्लेसेंटल यूथेरियंस क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये दोनों भी एग्जांपल है, 3 एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं आपको पीवाईक्यू में, तीनों पे क्वेश्चन मिल जाएगा, आई कैन गारंटी दैट। ठीक है, अब मैं तुमको इन दोनों का फर्क समझा देती हूँ, क्योंकि ये जो नीचे है इसे 2023 के पेपर में क्वेश्चन आया है। देखो मैमल्स भी डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। मैमल के 3 ग्रुप होते हैं। प्रोटोथेरिया सुना होगा आपने शायद, मार्सुपियल्स आप इसको 11th में पढ़ते हैं। और तीसरे होते हैं हमारे पास यूथेरियंस। यूथेरियंस आर द मोस्ट एडवांस वन, जिसमें हम आते हैं। मैमल्स हम यहाँ रहते हैं, हमारे ये ग्रुप है। मार्सुपियल्स में मेनली रहते हैं जिनके पास पाउच होता है, जैसे कैंगरू। और प्रोटोथेरिया में रहते हैं जो बहुत ही प्रिमिटिव है, जैसे कि एंट ईटर, स्पाइनी एंट ईटर आपने सुना होगा, अभी मैं दिखाऊंगी। ठीक है जी, ये इनकी डिवीजन है। तो पीछे आप देखो क्या लिखा है मैंने, प्लेसेंटल यूथेरियन मैमल्स, मैं इनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, कि इनमें भी एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिली है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम। ये वाली पिक्चर देखो, पेज नंबर बताना बेटा, कौन सा पेज नंबर है? 133 133 117 जो भी है ना। देखो इस वाले में आपको क्या दिख रहा है, ये मार्सुपियल्स है, मार्सुपियल। ठीक है, पाउच वाले से ओरिजिनेट हुए लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने लगे। जैसे कोला पेड़ों के ऊपर चढ़ा रहता है, शुगर ग्लाइडर पेड़ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ग्लाइड करके जाता है, ये सब मार्सुपियल है। ऑस्ट्रेलिया में ही है, ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स है, लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने लग गए तो थोड़ा अलग अलग दिखने लग गए। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन। अडेप्टिव राइट, पीछे जाओ। मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखा रहे हैं कि मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया के कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, ये मेंशन नहीं करते, हम जिक्र भी नहीं करते। कहते हैं उनसे ओरिजिनेट हुआ कंगैरू का, उन्हीं से ओरिजिन हुआ मार्सुपियल रैट का, उसी से बैंडेड आंट ईटर बना, उसी से टाइगर कैट बना। तो ये सब एक दूसरे से देखो कितने मिलते हैं ना, एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं। राइट, तो देखने में कितने अलग है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, क्वेश्चन तो ये है ना, याद क्या रखना है। वो तुमसे ये पूछ सकते हैं शुगर ग्लाइडर किसका एग्जाम्पल है, क्या ये यूथेरियंस का एग्जांपल है या मार्सुपियल रेडिएशन दिखाता है? बेटा मार्सुपियल दिखाता है। हाँ, ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन वो कैसे पूछता है, देखो खुद सोचना। कॉपी लो, बनाओ इसे, ऐसे बना लो, ऐसे मिलेगा नहीं तुम्हें। ठीक है, तो अब कहते हैं कॉमन एंसेस्टर है। हाँ, आपने जो मैमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया उसमें थर्ड पार्ट कौन सा था? यूथेरियन, यूथेरियन या यूथेरिया कुछ भी लिख सकती है, ये ले यूथेरिया लिख वैसे। ठीक है, ओके देख बेटा, दो गला बना लिया मैंने, कॉमन एंसेस्टर, लेकिन ये ग्रुप अलग है, मैं इसको अलग कलर से बुलाती हूँ। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर है। मैं एग्जांपल भी दे दूँ तुमको। ये है मेरे यूथेरिया, मैमल्स की बात हो रही है यहाँ, ये मैमल का कोई ग्रुप है, ये अपने मार्सुपियल्स है ना। ये मैमल्स में भी मैं गलत लिख रही हूँ, मैं ये यूथेरियंस लिखूंगी मैं। मैमल के 2 ग्रुप है, यूथेरिया और एक मार्सुपियल, अपनी अपनी कहानी है इनकी। ये दोनों एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में, ये बात क्लियर कर लेना, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में, कहीं और मत भेजना। ज्योग्राफी सेम, एक ही जगह रहते हैं। अब इससे एडेप्टिव रेडिएशन हुई, कुछ इंडिविजुअल बाहर निकल गए, आसपास के एनवायरनमेंट में रहने लग गए, तो उनमें स्पीसिएशन हो गई। ठीक है, सिमिलरली यूथेरिया में भी कुछ इंडिविजुअल बाहर रहे और उनमें स्पीसिएशन होनी स्टार्ट होगी। इतना क्लियर है?
तो यहाँ अभी तक मैंने क्या दिखाया आपको, दोनों केसेस में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन। हाँ, यहाँ भी अडेप्टिव रेडिएशन हो रही है, यहाँ भी अडेप्टिव रेडिएशन हो रही है। एनसीईआरटी की एक लाइन है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जब पढ़ोगे तो अब समझ आ जाएगी, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ये भी अडेप्टिव रेडिएशन, ये भी अडेप्टिव रेडिएशन। बेटा एक बात बता, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस एरिया में आए, मान लो यहाँ पे ट्री था, जितने भी ऑर्गेनिज्म ट्री पे रहने के लिए आए, सब एक जैसे तो नहीं थोड़े हो जाएंगे थोड़े थोड़े। अब ट्री पे रहने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, सोचो, किसी को ट्री पे ही रहना है तो उसको क्या क्या होना चाहिए, विंग्स होने चाहिए, विंग्स होने चाहिए ट्री पे रहने के लिए। अच्छा, और लाइट वेट, ट्री पे चढ़ सके, होल्ड करने के लिए उसके पास वो बार्क पे उसकी बैठ सके, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर सके, क्योंकि उसको तो ट्री पे रहना है ना। बंदरों को देखा ना, लटक सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जितने भी आर्बोरियल लाइफ साइकिल लेंगे, जो ट्री पे रहते हैं उनको हम आर्बोरियल कहते हैं ना। यो मैम। जितने भी आर्बोरियल लाइफ साइकिल लेंगे वो थोड़ा थोड़ा एक जैसे नहीं दिखने लग जाएंगे, यो मैम। मतलब थोड़े थोड़े फीचर तो उनमें सेम होंगे यार, होने पड़ेंगे ही उसमें थोड़े थोड़े फीचर सेम। तो जितने भी आर्बोरियल होंगे वो सब में फीचर थोड़े थोड़े सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये सब के सब जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं, ध्यान से देखना है ये वाली बात, ये कहीं ना कहीं कॉमन फीचर की तरफ आ रहे हैं, अपने में कॉमन करेक्टर डेवलप कर रहे हैं ना। यो मैम। तो अगर कॉमन करेक्टर कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर से और इंडिविजुअल आ रहे हैं और कॉमन करेक्टर इनमें डेवलप हो रहा है, इस टाइप की इवोल्यूशन को क्या बोलते थे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इस एरिया में तुम्हें कितनी अडेप्टिव रेडिएशन दे रही है, 2 और उसकी वजह से अब कितनी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देख रही है, 1 मैं ये कह सकती हूँ कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में अगर एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन होती है, इट कैन लीड टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कह सकती हूँ। यो मैम। बस ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना तुमको ये लाइन मिलेगी, अब समझ आ जाएगी, ठीक है जी। मैम इसमें Clear? बोल बोल। मैम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड एडेप्टिव रेडिएशन में क्या डिफरेंसेस है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशन में ये डिफरेंस है कि जब मैं एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में बात करती हूँ ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ही बात कर रही हूँ, तो इसी एरिया में, जैसे ये मान ले अभी ऑस्ट्रेलिया है, तो मेरे घर से निकल के कुछ पेड़ों पे रहने लग गए, और कुछ जाके पानी में रहने लग गए, कुछ ऐसे हवा में चले गए। तो है तो सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन उसी ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग स्पीशी डेवलप होगी, दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन। लेकिन मन ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकल के कुछ एशिया चले गए, बहुत दूर चले गए ना, तो जब कोई ऑर्गेनिज्म बहुत दूर जाके नई स्पीशी डेवलप करता है तो दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बड़ी टर्म है, एडेप्टिव रेडिएशन छोटी टर्म है, समझ गए। पर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का तो मतलब होता है डिफरेंट एंसेस्टर से कॉमन आ रहा है, तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया ना। क्लियर है? यस मैम। चलो आगे चलो। अब आता है नीट में इससे क्वेश्चन आया था 2003 में, आई थिंक वॉम्बैट से आया था। तो तुमसे पता है क्या पूछते हैं, वो एक तरफ लिखते हैं प्लेसेंटल मैमल है ये, ठीक है, प्लेसेंटा मैमल, ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल है, इस भाई में भी हुई है एडेप्टिव रेडिएशन, इस भाई में भी हुई है एडेप्टिव रेडिएशन, लेकिन एक कॉमन एरिया में आ गए। तो जब ये दोनों कॉमन एरिया में आ गए तो इन दोनों में क्या देखने को मिलेगी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म थे ना उनके एग्जाम्पल लिखे हैं ये। तो उन्होंने कहा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुई तो तुमको प्लेसेंटा का जो प्लेसेंटल मोल होता है वो मार्सूपियल मोल जैसा दिखने लग जाता है, ये तो इजीली याद हो जाएगा क्योंकि मोल मोल है। उन्होंने कहा जो प्लेसेंटल माउस होता है तुम्हें मार्सूपियल माउस जैसा दिखने लग जाएगा, ऑलमोस्ट सेम है, ये भी इजीली याद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो वुल्फ होता है वो टेस्मेनियन वुल्फ जैसे दिखने लग जाता है, ये भी इजी हो जाता है। बॉम्बैक नहीं, हाँ फ्लाइंग स्क्वेयर एंड फ्लाइंग फेलेंजर, ये भी आपसे हो जाएगा क्योंकि फ्लाइंग वर्ड है। तुमको जो याद रखना है वो तुमसे ये पूछते हैं कि आंट ईटर और प्लेसेंटल मैमल, पहले तो ये पता होना चाहिए आंट ईटर प्लेसेंटा का है, प्लांट ईटर और प्लेसेंटल मैमल इज इक्वल टू, मतलब कि वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो किसके साथ करता है, नंबर्ड के साथ करता है, वो एंट ईटर नहीं लिखते, वो नंबर लिखते सिर्फ, नंबर्ड के साथ करता है, स्पॉटेड कस्कस के साथ करता है, या फिर वो टेस्मेनियन टाइगर कैट के साथ करता है। तो वो किसके साथ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है,
यू नीड टू नो नेम, नीट ये बहुत पूछता है, समझ आई? तो आपको ये नाम ना एक दूसरे के पैरेलल याद रखने हैं, समझ आई? Yo-yo ma'am. कौन से पेज नंबर पे है ये? यो मैम। 134. 180. 134 और 184 बेटा ये याद करने ही करने हैं, ये नीट का फेमस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, फोटो नहीं दिखते तो नहीं होते हैं सॉल्व, राइट? Yo-yo ma'am. यो चलो आगे। तो ये जितनी भी तुमने पिक्चर्स देखी अभी यो पीछे, मैम। ये जितनी भी तुम्हें पिक्चर देखी उसमें तुम्हें क्या देखने को मिल रहा था? कौन से दो प्रोसेस देखने को मिल रहे थे? One place center membrane. कौन से दो Adaptive इवोल्यूशनरी radiation and प्रोसेस देखने को मिल रहे थे? Adaptive radiation and convergent evolution. अडेप्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सही है? Yo-yo ma'am. चलो शाबाश, डन। अब हम पढ़ेंगे हार्डी वेंबर इक्विलिब्रियम। हार्डी वेंबर इक्विलिब्रियम या कॉन्सेप्ट दो साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है हार्डी वेंबर, ठीक है जी, यही इनका नाम है। ये कॉन्सेप्ट बहुत स्कोरिंग है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको हर पेपर में, जो भी पेपर देने जाओगे। एंड इसके क्वेश्चन जनरली जल्दी सॉल्व नहीं होते, छोटी छोटी मिस्टेक होती है। तो मैं आपको ये बताऊंगी छोटी छोटी मिस्टेक कहाँ होती है, हम उसको करेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है? लेकिन इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। आई थिंक आपकी क्लास में तो कल तक ही समझ पाओगे ये, कि ज्यादा टाइम तो नहीं बचा। बट अगर नहीं समझ में आएगा तो तुम्हारा काम ये है कि मुझे तभी टोक देना है, समझ आई बात? तो जो जहां फंसेगा वो मुझे वहीं टोक देगा, वो ऐसा नहीं सोचेगा कि उसने नहीं बोला सबको समझ आ गया मुझे नहीं आ गया, ये नहीं सोचना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सच्ची में समझ नहीं आएगा। और अगर यूट्यूब से भी पढ़ने जाओगे हर इंसान तुम्हें अलग तरीके से समझाएगा, तो मत जाना उसमें, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक से टिक के समझ लो, ठीक है? Yeah, ma'am. बिल्कुल नहीं समझ आया के साथ वो बात अलग है यार, फिर कर लेना कहीं से लेकिन एक बार कोशिश कर लेते हैं कि शायद तुमको यहाँ समझ आ जाए, है ना? तो कोशिश करते ही देखते हैं, ठीक है जी? ओ कौन कीड़ा क्यों बैठ गया मेरे इस पे, एक सेकंड। चलो, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये बताएगा पीछे वाला, हाँ बता दो। एक सेकंड, बता रहा है धोबी का कुत्ता, बता रहा है मुझे भी इक्विलिब्रियम क्या होता है। रॉन्ग आंसर, हाँ बोल दिया मैंने उसको, अब तुम बताओ। क्लास डिस्टर्ब कर केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम। नहीं, इंग्लिश वाले इक्विलिब्रियम। तो तुझे क्या समझ आता है इक्विलिब्रियम, ये बताना। मैम जिसमें फॉर्मेशन क्या वो? मैम बैलेंस स्टेट होती कोई भी चीज की बैलेंस स्टेट होती है इक्विलिब्रियम, है ना? जैसे अपा भी क्या चाहते हैं जिंदगी में, इक्विलिब्रियम आ जाए, जो दोस्त बनाए, एक तो मेहनत लगते दोस्त बनाए, वही दोस्त रह जाए, है ना? ऐसे कलेश ना हो, वही दोस्त रह जाए, नए दोस्त बनाने ना पड़े, नॉर्मल 3-4 दोस्तों से जिंदगी कट जाए। जैसे स्कूल जाते थे, नॉर्मल लाइफ थी, नॉर्मल सी लाइफ चलती रहे, खाने को मिलता है बनता रहे, मजे आ रहे हैं मजे आते रहे। नॉर्मली तो हम इक्विलिब्रियम ही चाहते हैं ना अपनी लाइफ में। कोई नहीं चाहता ना कि एक दिन उठे और पेपर स्टार्ट हो जाए, कोई नहीं चाहता ना अपने दोस्त से लड़ाई हो जाए। मुझे बताओ कि जो तुम्हारे बचपन में बेस्टेस्ट फ्रेंड थे, क्या सारे वही बेस्ट फ्रेंड्स हैं अब? नो मैम। No ma'am. जिस तरीके से तुम्हें बचपन में ट्रीट किया जाता था घर पे, क्या अभी भी वैसे ही किया जाता है? नो नो मैम। मैम। No ma'am. तो we No, all ma'am. want equilibrium, but yet equilibrium doesn't exist, है ना? देखो इक्विलिब्रियम जब आया तो दुनिया रुक जाएगी ना, तो हम कहते हैं ना ये कॉन्सेप्ट कि इक्विलिब्रियम कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, जहाँ इक्विलिब्रियम लिखा वहां प्रोसेस रुक जाएगा। नेचर भी मानती है, नेचर कहती है मैं तुम्हारी जिंदगी में उछाल चढ़ाव इसलिए करती रहती हूँ क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम रह गया तो तुम रुक जाओगे, तुम्हारी लाइफ का पर्पस खत्म हो जाएगा। तो हार्डी विंगर जो थे ना, हार्डी विंगर वही मासूम बच्चे थे, उनका कहना था, मैं आपको समझाने का तरीका बता रही हूँ, वैसे वो ग्रेट साइंटिस्ट है। तो हार्डी विंगर भी वैसे ही मासूम बच्चे थे, और उनका सिंपली कहना था कि वो इक्विलिब्रियम देखना चाहते हैं दुनिया में, और इसके पीछे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज होता है। आपके लेवल पे वो उसका यूज नहीं आता, लेकिन आपको उनको समझना होता है ताकि लेटर ऑन सजी में जब आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए तो आपको बेसिक पता हो, ठीक है? तो आपका पर्पस ये है कि बेसिक बातें आपको जाननी है हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम के बारे में, ऑल्दो वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? Yo-yo ma'am. तो यो जानने से पहले मुझे पहले बेसिक सी बात बताओ कि ये क्या बनाया है मैंने, तो मैम अपलोड कर मुझे। Chromatic. क्रोमोसोम जैसा कुछ। क्रोमोसोम ही है क्रोमोसोम जैसे, लेट्स से 1 बनाया मैंने, मैं कहती हूँ ये आया है
माता पिताजी से। अब मैंने एक और बनाया, टू ये क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। ये भी क्रोमोसोम ही ये है। माता जी से आ गया है ना। अब ये दोनों क्रोमोसोम, इसके यहाँ पर अगर हेयर कलर का जीन है भाई, इसके यहाँ भी हेयर कलर की जीन है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस। होमोलोगस। हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ही होता है कि दोनों का जो भी करेक्टर है ना वो सेम जगह पे ही हो, जोन सा जीन जहाँ पर है दूसरे पे भी वहां हो, मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। हाँ, ये बात अलग है कि हेयर कलर इसका भाई ब्राउन हो सकता है, इसमें डोमिनेंट ब्लैक हो सकता है, वो अलग बात है। करेक्टर सेम होना चाहिए, हेयर कलर इज ए करेक्टर, राइट। तो हेयर कलर करेक्टर है, अब वो ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ये जो फीचर है दैट इज अलील, है ना, राइट। अब तुम समझते हो कि अगर मैं ऐसे लिखूं कैपिटल टी, सो एक टॉल जीन पापा से है, एक टॉल जीन मम्मी से है, हम यही समझते हैं ना। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, दिस इज अ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस टॉल नहीं होता, होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, अपनी मत बना। और नीचे वाला होमोजाइगस। पूरा क्यों नहीं बोल रहे, रिसेसिव। और रिसेसिव। सबसे नीचे वाला हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, शाबाश बेटा, सही बोली, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट आ गया तो वो ही रिप्रेजेंट करता है, और कोई नहीं करता। अगर एक डोमिनेंट इंसान आ जाए और वो तुम्हें कुछ समझाने लग जाए तो वही रिप्रेजेंट करता है सारी बात। हम किसी और के एग्जिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, मेरे वहां खड़े होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डोमिनेंट हूँ और मैं तुम्हें समझा रही हूँ तो और किसी के खड़े होने से फर्क नहीं पड़ेगा, फिर मैं ही एक्सप्लेन करूंगी। समझ आई बात? यो मैम। यो मैम। ठीक है, तो ये तो हमें बेसिक था। अब हार्डी विंगर भाई हमें पढ़ना क्या है इनमें? पहले तो दो अलग साइंटिस्ट है, एक मत लिख देना, अलग अलग है। हमें पढ़ना क्या है इनमें? हमें ये जानना है, चलो मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल लेंगे। बच्चे के नाम कहाँ है? ओके, सो लेट्स से हमें अंजलि और अंकिता हो क्लास में, चली गई? मैम है। अंकिता तो है, और अंशिका तुम हो? यस मैम। यो मैम। तो अंजलि और अंशिका ने एक थ्योरी दी, ठीक है, अंजलि और अंशिका ने हमें एक थ्योरी दी। उनकी थ्योरी जो भी थी उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे ना, उन्होंने 1 2 3 4 पॉइंट्स दी, तो जो भी उन्होंने अपनी थ्योरी में पॉइंट्स दिए हम उनको कहते हैं अजम्पशंस या पोस्टुलेट्स कह देते हैं, है ना। हम यहाँ अजम्पशंस बोलेंगे। तो वैसे हार्डी विंगमैन ने जो भी कहा उसके कुछ अजम्पशंस थे, कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो पहले हमें अजम्पशंस करने, एक क्वेश्चन इससे आता है, लिटरली इससे क्वेश्चन आता है थ्योरी में, इवन नीट में भी आता है, स्टेटमेंट बेस्ड। दूसरा, इन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए 2 फॉर्मूला भी दिए, ठीक है जी। तो हार्डी विंगमैन ने भी 2 फॉर्मूला दिए, हमें 2 फॉर्मूला करने हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है वो भी निकालेंगे। तीसरा, हमें ये देखना है कि अंजलि और अंशिका ने जो थ्योरी दी भाई उस थ्योरी को रिफ्यूट कौन करता है। ऐसा मैं क्या करूं कि अंजलि और इसकी थ्योरी सही से काम ना कर पाए? तो मुझे वो फैक्टर देखने हैं जो इन अजम्पशंस को फॉलो नहीं करते। तो तीसरे हमें एक तरह से वो फैक्टर देखने हैं जो हार्डी विंगर लॉ को कहते हैं कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते, दफा हो जाओ। समझ आई बात? तो ये 3 चीजें देखनी है हमें। समझ में आया क्या करना है? यो मैम। यो मैम। चलो, तो सबसे पहले यो मैम। आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। व्हाट इज अ पॉपुलेशन? व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन? क्या समझते हो? जनसंख्या। थप्पड़ मारूंगी, हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं पूछा था ना तेरे से। जनसंख्या यूनिट ऑफ एक टाइप के इंडिविजुअल। मैम नंबर ऑफ स्पीशीज। पूरा किसी ने बोला। और कोई? number of individual of same species frequencies नंबर ऑफ इंडिविजुअल, वो बेचारा पीछे बोल रहा है, उसे बोलने दो यार, बोल बोल। of same species ऑफ सेम स्पीशीज, अभी भी तेरा हाफ है, एक ही स्पीशीज के लोग हो। इन पर्टिकुलर एरिया। हाँ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, गुड। एक ही स्पीशी होनी चाहिए, एक डिफाइंड एरिया होना चाहिए। पर्टिकुलर एरिया मतलब डिफाइंड एरिया, मतलब तुझे बाउंड्री पता है कि वो कहाँ खत्म हो रहा है वो एरिया, डिफाइंड एरिया। और एक और फीचर होता है दैट दे कैन इंटरब्रीड। अगर वो इंटरब्रीड नहीं कर पाते ना फिर नहीं हो रहा, तो वो इंटरब्रीड करने चाहिए, तभी तो हमें पता चला सेम स्पीशीज क्या है, कि बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। जब ये 3 फीचर होते हैं तब हम कहते हैं दिस इज अ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बना लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है? ओ डिफाइंड एरिया, पॉपुलेशन बनाते हैं मनुष्य की, ठीक है। तो ये हमारा है बॉयज हॉस्टल। बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल में बॉयज रहते हैं,
वाह, दो हेयर कलर वाले रहते हैं, एक हेयर कलर कौन सा वहां पे कॉमन है? ब्लैक। Black. हाँ, और दूसरा हेयर कलर कौन सा कॉमन है? ब्राउन। Brown. ब्राउन। हेयर कलर ब्राउन, राइट, एक ब्लैक और एक ब्राउन। क्लियर? यो मैम। पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है जिसका अपना कैरेक्टर है ब्लैक एंड ब्राउन। अब अगर इसको हार्डी विंबर लिखते हैं तो हार्डी विंबर कैसे लिखते हैं? वो कहते हैं कि जो भी, यार ब्लैक और ब्राउन कलर क्यों है? क्योंकि एलील है ना, यानी कि इस पॉपुलेशन में एक ब्लैक कलर की एलील है, बी से मैं इसको ब्लैक बोल देती हूँ कि लेट्स से ये डोमिनेंट है रैंडमली, और एक बी को मैं बोलती हूँ ब्राउन, यानी कि इनके पास ये एलील है, तभी तो पॉपुलेशन ऐसी दिखती है ना। तो हार्डी विंबर कहते हैं कि जो भी नंबर ऑफ एलील होती है ना, आप उसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। हार्डी विंबर हमेशा फ्रीक्वेंसी में बात करेंगे, तो कहते कैसे बोलूं? जैसे ब्लैक कलर के इंडिविजुअल हमारे पास है 80 और ब्राउन कलर के अपने पास है 120, तो इसको ये नंबर में लिखा है ना, वो इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल को मैं फ्रीक्वेंसी में लिखूंगा, ठीक है। तो ये नंबर है इंडिविजुअल्स के, वो कहेंगे मैं इसको फ्रीक्वेंसी में लिखना चाहता हूँ, और फ्रीक्वेंसी भी रेशियो में रिप्रेजेंट करूंगा। तो वो कैसे करेंगे? अगर मुझे रेशियो बनाना है इसका, तो मैं रेशियो कैसे बनाऊंगी? अगर मैं रेशियो निकालना चाहती हूँ इस पॉपुलेशन का हेयर कलर का, तो मैं कैसे करूंगी? 80 अपॉन 80 by 120 डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो रेशियो कितना आएगा? 2:3। 2:3। तो 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? ब्लैक। और 3 Brown hair color. ब्राउन। तो हार्डी विंबर यही जो एलील्स का नंबर होता है उसको फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं और रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। इतना क्लियर? यो मैम। ठीक है जी, चलो अब इसको हम पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन वी कैन कॉल इट अ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, अब इसको हम कैसे लिखते हैं? ए बी वर्ड नहीं यूज करेंगे। उसने कहा मेरे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएंगे। वो कहते हैं कि अगर कोई भी फीचर डोमिनेंट है पॉपुलेशन में, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल पी से। तो कैपिटल पी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट। जैसे पीछे कौन सा फीचर डोमिनेंट था? हाँ, अगर मैं रिसेसिव लिखना चाहती हूँ बेटा, तो मैं कौन सा लिखूंगी? Q. क्यू। और इस फॉर्मूला में फॉर्मूला कैसे लगाऊंगी कि पी प्लस क्यू। हार्डी विंबर फॉर्मूले में ना दो लिखने हैं हमने, और दोनों में प्लस का साइन आता है, और हमेशा इक्वल्स टू 1 है। कि पॉपुलेशन में जितने भी डोमिनेंट और जितने भी रिसेसिव फीचर है ना, जब मैं उनको कैलकुलेट करूंगी फाइनल वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि रेशियोज में लिख रहे हैं ना, तो 1 में वैल्यू आ सकती है। क्लियर? Yo ma'am. Yes, sir. देखो, जब भी तुम पॉपुलेशन की स्टडी करते हो ना, जैसे मैं बोलूं कि हिमाचल में 70% गर्ल्स एजुकेशन की तरफ जाती है, ठीक है। तो अगर मैं पॉपुलेशन की स्टडी कर रही हूँ, तो मैं एक एक लड़की थोड़ी गिनूंगी, मैं 70% बोल रही हूँ, परसेंट निकाल के बोल रही हूँ ना वैसे। तो यहाँ पे मैं आपको रेशियो निकाल के बोल रही हूँ। तो जब मैं लिखूँ 0.1, इसका मतलब ये नहीं है आधा बच्चा, इसका सिंपली मतलब है रेशियो निकाला गया वैसे। ठीक है, तो आपका ये पहला फॉर्मूला है। अब अगर आपको देखना है, मैं ये पॉपुलेशन यहाँ बना रही हूँ, देखना है यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन बना दी। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये जो पॉपुलेशन है बीटल्स की है, यहाँ पे छोटे छोटे बीटल्स रहते हैं लेट्स से, ठीक है। तो उनमें से किसी का कलर येलो है, येलो इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। येलो इज डोमिनेंट, डोमिनेंट है तो मैं किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करूँ? P. और ग्रीन इज रिसेसिव, रिसेसिव हमारे पास क्यू से रिप्रेजेंट करूंगी। मैं जानना चाहती हूँ इस पॉपुलेशन में कितने पी है और कितने क्यू है। मैं तब जान सकती हूँ अगर ये मैं फॉर्मूला यूज करूँ और मुझे किसी एक की वैल्यू होती नहीं हो। तो लेट्स से मैं तुमको वैल्यू देती हूँ, क्वेश्चन तुम निकालना कि मैं तुम्हें कह रही हूँ इस पॉपुलेशन में बीटल विद येलो कलर कितना रेशियो दे रही हूँ मैं इसको तुम्हें? 0.4। तो मुझे फाइंड आउट करके बताओ बीटल विद ग्रीन पॉपुलेशन। ये तुम मुझे ढूंढ के बताओ, चैट में लिखेंगे आंसर। गिव इट अ ट्राई। तुमसे गलत भी होता है कुछ चक्कर नहीं, मैंने कराया थोड़ी है अभी, गलत करने का हक है तुम्हारा। इन करके तो देखो, चैट में करेंगे आंसर। करो करो करो, अगर किसी की मैथ स्लो भी है तो कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं, तुम लिखो आराम से। क्वेश्चन रिपीट करना है। बेटा, ये बीटल की पॉपुलेशन है ना, मैंने बोला कि बीटल येलो कलर के है 0.4। तो मुझे बताओ ग्रीन वालों की कितनी पॉपुलेशन होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी?
देखो अब अगर किसी का नहीं भी निकला है ना तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। तो जब मैं पूछूंगी ना आंसर वही देंगे, तभी बोलना, उससे पहले नहीं। किसी को नहीं समझ आया, कम से कम मुझसे समझ आए। ये न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत कॉमन है ये, इसलिए ये गलत नहीं होनी चाहिए। तो कैसे ठीक करेंगे कि उन्होंने मुझे दे दिया रिसेसिव फीचर, तो मुझे येलो दिया डोमिनेंट फीचर, तो डोमिनेंट इज पी, तो पी की वैल्यू दी है 0.4, मुझे निकालनी है क्यू की वैल्यू। ग्रीन वाला रिसेसिव था, तो क्यू निकालना है। मैं पी और क्यू पूछ रहा हूँ मुझसे, मैं फॉर्मूला लगाऊंगी पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। पी की वैल्यू मेरे पास 0.4 प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। मुझे पता है कि जब किसी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं होता तो मैं उसके आगे प्लस साइन इमेजिन करती हूँ, और जब भी तुम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ वैल्यू को लेके जाते हो तो साइन उल्टे हो जाते हैं। तो यानी अगर मैं क्यू को यहाँ छोड़ जाऊँ अकेला अकेला और वहां पे 0.4 ले जाऊं तो 1 माइनस 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब मान वाले 0.4 कैसे करोगे, 1 बड़ा है तो 1, 0.4 तो इसके आगे 0.0 लगा दो, 1.0 इज 1 इज राइट। अब इसको माइनस करो, 10 में से 4 गए Sure. 6 6, ठीक है। इसने एक यहाँ दे दिया था तो 0, तो आंसर हो गया हमारे पास 0.6। तो क्यू की वैल्यू होगी 0.6, यही ढूंढनी थी हमें, सो आंसर वुड बी 0.6। मैम। तो जिसको नहीं समझ में आया था, अभी समझ आया ना कैसे वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। यो मैम। गुड, नाउ अब ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोनों, ओ दूसरा फॉर्मूला तो मैंने बताया नहीं तुम्हें, माय बैड ही। तो एक तो हार्डी विंगबर जी का ये फॉर्मूला था, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा ये तो ठीक है, तुमने ये बता दिया डोमिनेंट फीचर रिसेसिव फीचर, लेकिन तुमने मुझे ये तो नहीं बताया ना कि मम्मी की तरफ से कौन सा जीन आ रहा है, पापा की तरफ से कौन सा। वो कह रहे हैं कि मान लो ये पॉपुलेशन है, किसी का जो कलर है बीटल का वो येलो है बिकॉज उसके पास दोनों डोमिनेंट जीन है, एक मम्मी से भी येलो है पापा से भी येलो है, इसलिए तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। किसी का ग्रीन है क्योंकि उसके पास मम्मी से भी ग्रीन है पापा से भी ग्रीन, तो होमोजाइगस ग्रीन हो गया। लेकिन हमें तो हेट्रोजाइगस भी मिलता है पॉपुलेशन में, ये कैपिटल पी, ये छोटा क्यू। कह रहे हो हेट्रोजाइगस क्या करोगे, जो देखने में येलो है लेकिन उनका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी ना तब आप दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे, एंड दैट फॉर्मूला इज पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। अब ये क्वेश्चन सोल्व करने की एक बार कोशिश करो, करवा मैं दूंगी, पर गिव इट अ ट्राई, हो सकता है तुम्हारा सही हो जाए। तुम्हें जितना समझ आता है, दोनों फॉर्मूला लगेंगे। एटलीस्ट जो पिछला फॉर्मूला बोलेगा कि कोशिश करो तुमसे कितना निकलता है, गिव इट अ ट्राई। कराऊं, मैम कर रहे हैं। अच्छा कर लो, मैम कर रहे हैं। कर लो 1 मिनट और ले लो यार, मैं तो चाहती हूँ ट्राई करूँ। गुड सात्विक। गिरा दूं,
देखो, पता है कैसे करना है? ट्रिक्स जाननी है हमें। दो तरीके होते हैं किसी कठिन चीज को इजी करना। पहले तो उसको बढ़िया से समझ लो, लेकिन अगर कठिन सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही ना, तो उससे निकलने का जुगाड़ समझ लो। बहुत दो तरीके हैं जिससे जिंदगी चल जाती है। हम इसमें मैथ्स ही सॉल्व करना था बस। हाँ हाँ, तो मैं तो जनरल बता रही हूँ ना, जरूरी थोड़ी हर किसी से हो जाएगा, है ना? तो जिससे नहीं हो रहा वो भी तो कंसर्न है ना मेरा। मैं तो सबकी टीचर हूँ ना। तो बेटा अगर नहीं भी हो रहा तो दो तरीके होते हैं कि अगर कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात है, कोशिश करो समझने की। लेकिन नहीं आया तो फिर इतना समझ लो, इस तरीके का जुगाड़ लगा लो कि क्वेश्चन निकल जाए। न्यूमेरिकल की सबसे अच्छी बात यही होती है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है और अप्लाई करना आता तो निकल ही जाएगा, क्योंकि कतई आपको पता ना हो बात क्या हो रही है ना? तो बस ये लगाना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अ जीन लोकस हैज टू एलील, दो एलील है उसके पास, कैपिटल ए छोटा है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी है, दैट इज 0.4। डोमिनेंट मींस पी। भाई ने वैल्यू दे दी हमें 0.4 की। बहुत बढ़िया। पूछ क्या रहा है? पूछ अलग चीज रहा है। कह रहा है मुझे बताओ व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। बेटा होमोजाइगस बोल रहा है, यानी कि वो एक एलील की बात नहीं कर रहा, वो दोनों मेंशन करवा रहा है। डोमिनेंट बोल रहा है मतलब वो कैपिटल पी पूछ रहा है तुमसे। तो कैपिटल पी को मैं लिख सकती हूँ पी स्क्वायर। कह रहा है ये बताओ। तो जहाँ पे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस वर्ड आ जाएगा ना, सेकंड वाला फॉर्मूला लगना है। वो पूछ रहा है हेट्रोजाइगस बताओ, दैट इज पी क्यू। वो तुमसे पूछ रहा है होमोजाइगस रिसेसिव बताओ, दैट इज क्यू स्क्वायर। वो तुमसे ये पूछ रहा है। पहले तो ये पता करो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है? उस क्वेश्चन में मुझसे सेकंड फॉर्मूला का पूछा है, लेकिन सेकंड फॉर्मूला मैं कैसे लगाऊं? मेरे पास सिर्फ पी की वैल्यू है, तो पहले तो मैं पी की वैल्यू से क्यू की निकाल लूंगी। मुझे पता है पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। पी की वैल्यू है 0.4 प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, तो क्यू वुड बी 0.6। 0.6। 0.6। ठीक है, मैंने डब्बा बना लिया। हमेशा अपने आंसर के आगे डब्बा बना लो अगर तुमको लगता है कि वो खो जाता है तुमसे, कोई बात नहीं। पी और क्यू की वैल्यू मुझे मिल गई। उसने पूछी नहीं थी, पूछा नहीं है उसने, देखो क्वेश्चन मार्क लगाया ना मैंने, क्या पूछा है? तो सबसे पहले लिख लिया करो क्वेश्चन में पूछा क्या है। पता है क्या होता है? जब हमें पता होता है ना हमसे सॉल्व हो जाएगा, हमसे सबसे बड़ी गलती होती है इग्नोरेंस की। हम ध्यान से इन चीजों को देखते हो कि हमें पता है ना हम कर लेंगे, तो ये नहीं करनी गलती। मैंने लिखा है ना क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो मैं गलत आंसर टिक नहीं करूंगी, बिकॉज मेरे आंसर में तुम देख लेना 0.6 भी लिखा होगा। फंसा देते हैं वो, उनको पता होता है बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं। अब मैं डोमिनेंट या रिसेसिव की तरफ जाती हूँ, तो वो मुझसे पूछ रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट। पी की वैल्यू है मेरे पास पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब है मुझे लिखना है पी इंटू पी, दैट मीन्स मुझे लिखना है 0.4 इंटू 0.4। 0.4 इंटू 0.4 विल बी 0.16। 0.16। तो पी स्क्वायर मिल गया 0.16, हटा दे इसे 0.16, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्यू स्क्वायर पूछ रहा है हमसे, ठीक है? क्यू स्क्वायर विल बी क्यू इंटू क्यू, ये है ना मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास 0.6 इंटू 0.6, दैट वुड बी 0.36। 0.36, हटा देते हैं अपन। ठीक है, गलती पता है नीट तुमसे ये नहीं पूछता, ये क्वेश्चन जरूर आया है लेकिन नीट जनरली ये नहीं पूछता। नीट पता है क्या पूछता है ज्यादा? हेट्रोजाइगस बताओ, यहाँ फंसते हैं बच्चे। हेट्रोजाइगस का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है पी एंड क्यू की वैल्यू वो पूछ रहा है, लेकिन फॉर्मूला में इट्स 2pq। तो जब डबल। तुम निकालोगे, हाँ जब तुम निकालोगे ना, तुम्हें इंटू 2 करना है। बच्चे ये भूल जाते हैं बस, वो कभी कभी सिर्फ फॉर्मूला पूछ लेता है तुमसे। तो याद रखना ये जो तुम नीचे निकाल रहे हो सब फॉर्मूला बेस निकाल रहे हो ना, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो भाई 2pq लिखना है उसको। तो अगर तुम्हें हेट्रोजाइगस निकालना है तुम pq नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे 2 इंटू पी की वैल्यू क्या है? 0.4। याद रखना p की वैल्यू पूछ रहा है वो, p स्क्वायर नहीं है ये, 0.16 नहीं लिखना है। और q की वैल्यू 0.6। 0.6, हाँ। 0 क्यू स्क्वायर की वैल्यू नहीं लिखनी, ये गलती होती है, सिर्फ हेट्रोजाइगस में गलती होती है। आंसर वुड बी 2.48 2.48। 0.48। ठीक है, तो दिस इज अ हेट्रोजाइगस, 2.48 दिस इज अ हेट्रोजाइगस। समझ आई बात? सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, 2 नहीं भूलना है, ओके? और p की वैल्यू लिखनी है, p स्क्वायर नहीं लिखना है, राइट? क्लियर? हम इसमें वो भी आएगा ना साथ में। क्या बेटा? मैम जैसे अगर हम उसमें डायरेक्ट वैल्यू पी और क्यू की इंसर्ट करके पी क्यू की वैल्यू निकालनी, तो हमें 2 भी बीच में लेना है ना, 2 पी क्यू की वैल्यू निकलेगी ना। हाँ, p q की वैल्यू निकाल के 2 से इंटू कर सकता है, सेम ही यस आएगा। मैम, वो सिर्फ हमें 2 से इंटू नहीं किया था, बस बाकी कर लिया था। हाँ, तो 2 से इंटू करना है, ये एरर होता है, ठीक है? तो इस एरर का यस मैम। ध्यान रखेंगे, है ना? अब तेरे से एरर यहाँ हो गया ना, तो अब तू पेपर में नहीं करेगा, है ना? बस यही यही करना है हमें,
तो जितनी गलती करनी ट्यूशन में किया करो ताकि तुम उससे सीख जाओ। जो गलती नहीं, गलती को उसने प्रैक्टिस नहीं करी, जिसने क्वेश्चन किया ही नहीं होगा, उसने गलती भी नहीं की होगी, तो फिर उसने सीखा भी नहीं। दूसरों की गलती से ऐसे नहीं सीखोगे आप। एकेडमिक्स में आपको खुद के हिस्से की करनी पड़ती है, राइट। तो अभी सीख गया, राइट। चलो, क्लियर सबको? ये मैम। यो मैम। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि व्हाट इज इफ यू वांट टू नो अबाउट हेटेरोजाइगस एलीलिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ पॉपुलेशन, तो इस पूरे फॉर्मूले में मुझे किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए अगर मैं हेटेरोजाइगस एलीलिक फ्रीक्वेंसी जानना चाहती हूँ? मैम पी की। हाँ, क्योंकि पी क्यू की हेटेरोजाइगस है ना, तो पी क्यू है। ये नीट पूछता है आपसे, इस फॉर्मूले को ब्रेक करके बहुत तरीके से पूछा जाता है। तो आपके पास जितने भी मटेरियल है ना, सब में ये हार्डी विंगर का जहाँ क्वेश्चन लिख रहा है लगा दो, क्योंकि हार्डी विंगर से पेपर आना ही है। एंड इट वुड बी वेरी स्टूपिड कि तुम ना पढ़ के जाओ। अब सोचो मैं कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी मुझसे पूछेंगे ही हार्डी विंगर, क्योंकि हर कोई समझा नहीं पाता और हर किसी को आता भी नहीं है। अगर मैं ना पढ़ के जाऊँ तो मैं स्टूपिड हुई ना, मेरे को पता तब पूछेंगे इंटरव्यू में। तो वैसे ही जब तुम्हें पता पेपर में अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी गलती है ना। तो पी का मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यू का मतलब होमोजाइगस रिसेसिव, और पी क्यू का मतलब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, राइट। वैसे हेटेरोजाइगस ही लिखते हैं सिर्फ, डोमिनेंट ना मैंने देखा नहीं है ज्यादा, पर बात तो सही है। क्लियर है सबको? यो मैम। नाउ अब हमने समझ लिया हार्डी विंगर भाई, उन्होंने ये बोला कि ये दो फॉर्मूला होते हैं, और उन्होंने बोला अपन एलिलिक फ्रीक्वेंसी के टर्म पे बात करेंगे, लेकिन वो कह क्या रहे थे अभी तक हमने ये तो सीखा ही नहीं। हार्डी विंगर बड़ी ही मासूम सी बात बोल रहे थे कि मान लो ये एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हमेशा बिग पॉपुलेशन होगी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक पॉपुलेशन है जिसमें फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन के पास लेट्स से दो तरीके के जीन थे हेयर के। हम हेयर का एग्जांपल लेते हैं, एक थे ब्लैक और दूसरा ब्राउन। Brown. उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई ना, जनरेशन 2, अच्छा ब्लैक का रेशियो कितना था? 0.4। 2:3। 2:3 चल रहा था ना अपना, यस 2:3 ऐसे चल रहा था ना। तो 2:3 है, पहली पॉपुलेशन में यही था ना, हमने ये निकाला था पीछे, लेट्स से। अब वो कह रहे हैं जब सेकंड जनरेशन आई ना, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्क नहीं पड़ता, जब बालों का रेशियो देखा ना तो फिर 2:3 हो। कह रहे हैं फिर जब थर्ड जनरेशन आई ना, तो भी रेशियो क्या हो, 2:3। फिर फोर्थ जनरेशन आए, उनमें भी रेशियो 2:3 हो। ऐसा नेचर में होता है? नो मैम। इवन जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें भी नहीं होता। कैसे होगा? म्यूटेशन हो जाती है उनके अंदर। तो वो कहते हैं कि अगर किसी भी पॉपुलेशन में तुम्हें ऐसा दिखे ना कि उनके जो भी करेक्टर था उसका रेशियो बना हुआ है, मतलब हेयर कलर का रेशियो बना है कि यार 4 इंडिविजुअल ऐसे रहेंगे, 5 ऐसे रहेंगे, अगर रेशियो सेम रहे इन सक्सेसिव जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, किसी भी अलील का, वो कहते हैं कि वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। क्या रियल में करती होगी? नो मैम। नो मैम। नहीं करती, ठीक है, नहीं करती, यस। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट द रेशियो ऑफ एन एलीलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग। अगर ऐसा आपको देखने को मिले तो आप कहोगे कि ये पॉपुलेशन है हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम के अंदर। क्लियर? यो मैम। ठीक है जी, ये इन्होंने बोला। Amen. अच्छा मुझे बताओ, अब ऐसा तो होता नहीं है नेचर पे, पर मान लो आज के लिए तुम भगवान हो इस लेक्चर में, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए बनाऊंगी भाई, तुम पता नहीं क्या तूफान मचाओगे। तुम भगवान हो, ये रही पॉपुलेशन। तुम चाहते हो जो पीछे हुआ ना कि हेयर कलर का रेशियो मेंटेन रहे, फर्स्ट जनरेशन सेकंड थर्ड सब में मेंटेन रहे, ऐसा क्या करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम देखने को मिले नेचर में? क्या होना चाहिए इस पॉपुलेशन के पास, क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि कोई कोई चेंज ना आए पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी? तो क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए पॉपुलेशन में कि ना चेंज हो? मैम इनकी प्योर लाइन हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, अच्छा, और नो म्यूटेशन। कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, म्यूटेशन होगी तो वेरिएशन आएगी, तो होनी नहीं चाहिए, ओके। और नो क्रॉसिंग ओवर। हाँ, तो नो रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन बनते हैं ना क्रॉसिंग ओवर से, तो कोई नो कॉम्बिनेट नए वैरायटी नहीं आनी चाहिए, वेरिएशन नहीं चाहिए। और हम सेम इन्वायरमेंट। हाँ, सेम इन्वायरमेंट रहेंगे तो नो नेचुरल सिलेक्शन है बेसिकली, कि नेचर ना सिलेक्ट करे किसी एक को दूसरे के ऊपर, राइट। और
और चलो ये पॉइंट सही है। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई पॉपुलेशन, तो वो पूछते हैं हार्डी विंबर का अजम्पशन क्या है कि हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम तब होगा जब पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन ना हो। बेटा कोई म्यूटेशन नहीं तो कोई इवोल्यूशन भी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप चाहते इवोल्यूशन ना हो तो मुझे बताओ, इस पॉपुलेशन में ब्राउन कलर के थे और ब्लैक कलर हेयर कलर के लोग थे। अगर मैं चाहती हूँ कि जो रेशियो बना हुआ है 2:3 यही बना रहे, तो मुझे बताओ मीटिंग कैसी होनी चाहिए? रैंडमली कोई भी किसी से मीट करे या फिर सिलेक्टिव मीटिंग हो? हम सिलेक्टिव Selective. हाँ, तो नॉन रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, यो यो मैम. होनी चाहिए। रैंडम का मतलब होता है कोई भी, कोई भी। तो अगर कोई भी होगा, किसी से भी मीटिंग हो जाएगी, तो मान लो ना ब्राउन ने ब्लैक से कर दिया तो सारा रेशियो हिल जाएगा। तो हार्डी विंबर तो कह रहा है ब्राउन वाले ब्राउन से ही मेट करते हैं, ब्लैक वाले ब्लैक से ही मेट करते हैं, है ना। तो रैंडम मीटिंग नहीं होनी चाहिए, नॉन रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। और पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए। इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन होनी चाहिए, नो मैम। No मैम. सिलेक्शन एब्सेंट होनी चाहिए, राइट। और कोई पॉइंट मिस हुआ? Recombination. Recombinant हाँ, order. नो रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, क्लियर। यो यो मैम. मैम अगर मैं सारे पॉइंट्स ऑपोजिट कर दूं किसी पॉपुलेशन में, या इनमें से एक पॉइंट भी ऑपोजिट करूं, उस पॉपुलेशन में हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम रहेगा? नो नो मैम। मैम No मैम. बस। अगर म्यूटेशन हो गई, इवोल्यूशन होगी, रैंडम मीटिंग होगी, पॉपुलेशन का साइज लार्ज नहीं रहा, यानी कि हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, है ना। देखो अगला पॉइंट यही है, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम इज, म्यूटेशन कर दो इक्विलिब्रियम हिल गया, रिकॉम्बिनेशन कर दो इक्विलिब्रियम हिल गया, रैंडम मीटिंग कर दो इक्विलिब्रियम हिल गया, ठीक है। इसके अलावा 2 पॉइंट्स है जो तुमको पढ़ने हैं, जीन माइग्रेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर ये भी होता है ना नेचर में तो इक्विलिब्रियम हिल जाता है, और ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये दोनों पॉइंट्स पढ़ेंगे, ओके। यो यो मैम. इसका चार्ट बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जेनेटिक ड्रिफ्ट पे तो वैसे ही ऐसे ही नॉर्मली वाइवा में क्वेश्चंस आ जाते हैं। चार्ट बनाओ इसका, कर सकते हो है। पीछे वाली स्लाइड। हाँ हाँ बेटा, आई एम डन। है ना? ठीक है, इसको भी कर लो। डन मैम ओके, किसी को कोई डाउट बेटा? नो मैम ओके जी, तो हम लोग मिलेंगे कल और आगे का पॉइंट करेंगे। मैम आपके रूम में क्लास चल रही है.